हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ज्योग्राफी कक्षा 9 की, जिसका हम पाठ 2 कर रहे थे। पाठ 2 की हमारी भूगोल की जो है पार्ट 2 की हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जिनमें हमने भारत, जो पाठ का नाम है वो है भारत का भौतिक स्वरूप, और उसमें भौतिक स्वरूपों में हमने 6 भौतिक स्वरूपों का वर्णन किया था, और 6 में से मैं आपको जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार ये समझा चुकी हूँ। अब हमारा जो पेंडिंग में है वो है भारतीय महामरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस वीडियो में हम उन्हीं को पूरा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम देखते हैं अपना चौथा पॉइंट, भारतीय रेगिस्तान। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का रेगिस्तान स्थित है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनके पश्चिमी किनारे पर है ये, और यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक मैदान है। अब इसमें बालू के टिब्बे क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको। बालू के टिब्बे पवन द्वारा मीन्स हवा द्वारा जब रेत और बालू के निक्षेप से जो टीले बनते हैं उन्हें बालू का स्तूप या बालू का टिब्बा कहा जाता है। मतलब हवा जब अपने साथ बहाकर रेत को लेके आती है और फिर जहाँ पर हवा रुक जाती है तो रेत वहाँ पर गिर जाती है, और जब वो गिर जाती है तो वहाँ पर एक पहाड़ी का निर्माण होता है, छोटी सी, मतलब जहाँ पर भी रेत इकट्ठा होती जाएगी वहाँ पर बालू का टिब्बा बन जाता है। तो बालू का टिब्बा जो है हवा के साथ जब मिट्टी जो है उड़कर आती है तो उससे निर्मित होता है। जो भारतीय रेगिस्तान है इसमें हर वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में बहुत कम वनस्पति होती है, मतलब पेड़ पौधे ना के बराबर होते हैं, और जो यहाँ पे नदियाँ हैं वो भी बहुत कम होती हैं, और अगर हैं भी तो वो बालू में जो है छिप जाती है। मतलब पानी जो है रेत में, वो नदियों का पानी बह ही नहीं पाता, वो उन्हीं में ही एब्जॉर्ब कर लेती है रेत उनकी। और पानी प्रॉपर ना होने के कारण, क्योंकि रेत में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए वे जितनी भी नदियां हैं वो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। इसमें जो फेमस नदी है वो है लूनी। जो आधे चांद के आकार का जो बालू का टीला होता है उसको बरकान बोलते हैं, और ये जो बरकान होते हैं इस तरीके के टीले वो भारत पाकिस्तान सीमा के जो नज़दीक हैं वहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अर्ध चंद्राकार बालू के टीले मिलते हैं, जिसको आप दूसरी भाषा में बरकान शब्द से मतलब बरकान शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके के आधे चांद के आकार के बालू के टीले देखने को मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं तटीय मैदान या तटवर्ती मैदान। जो आप इंडिया के साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको, मैंने पिछली वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार समझाया, तो पठार के किनारे किनारे जो है बारीक बारीक सी पट्टियां होती हैं, जो हमारे तटवर्ती मैदान है। समुद्र के किनारों से लगे लगे हुए मैदानी क्षेत्र है, उसे हम तटीय मैदान बोलते हैं। और ये मतलब बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, पतली पतली सी पट्टियां हैं। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएंगे। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर, जो उधर गुजरात की साइड है उधर पश्चिम है हमारा, इधर से लेकर अरब सागर से लेकर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी, बंगाल की खाड़ी तक फैले हुए हैं। ये जो भारत का निचला हिस्सा है, ट्रायंगुलर शेप जो है वो बनती है, इससे एक त्रिकोण की शेप बनाती हैं। ये वी आकार का हो जाता है, इस तरीके से वी आकार की तरह ये नीचे नीचे की शेप में पूरी तरीके से फैला हुआ है ये जो है तटवर्ती मैदान। इस मैदान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो उत्तरी भाग है उसे कोंकण तट कहते हैं, ये मुंबई और गोवा वाला हिस्सा जो होता है वो कोंकण तट है, और जो इसका बीच वाला हिस्सा है उसे कन्नड़ मैदान, और जो दक्षिणी हिस्सा है उसको
मालाबार तट कहते हैं। तो 3 हिस्से हो गए, कोंकण तट, मालाबार तट और कन्नड़ मैदान। जो बंगाल की खाड़ी के साथ जो चौड़ा मैदान है, ये समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, ठीक है, समतल है, फ्लैट है। इससे उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी सरकार कहा जाता है, जो मतलब नॉर्थन इंडिया है उसे उत्तरी सरकार कहते हैं वहाँ पर। और जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसका जो मतलब नॉर्थन पार्ट है उसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, और इसी का जो साउथर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको मैं डेल्टा बता देती हूँ क्या होता है। डेल्टा ऐसे एक क्षेत्र को कहा जाता है जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से निर्मित होता है, और जो नदी के मुहाने पर किसी समुद्र अथवा जो झील में गिरती हैं नदियाँ, उनके किनारे पर जो मिट्टी जमा हो जाती है वो डेल्टा कहलाती है। और मीन्स अगर आप देखेंगे कि 2 नदियाँ निकल रही हैं और 2 नदियाँ एक इधर को बह रही है और एक इधर को बीच बह रही है, और जो बीच में ट्रायंगुलर शेप की वो जब 2 नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं या किसी झील में मिलती हैं, लेकिन एक ही नदी जब 2 हिस्सों में बट जाती है तो बीच में जो है वो एरिया जो हो जाता है ना, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में आ जाता है। और तीसरी साइड उसका क्या होता है कि उसमें या तो झील होगी या समुद्र होगा। 2 साइड तो उसके नदियां हो गई, एक तरफ झील होगी या समुद्र होगी, तो वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और ट्रायंगुलर शेप में होता है, तो उसे डेल्टा बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में काफी सारे डेल्टा का निर्माण करती हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। यहाँ पर जो है चिल्का झील है, और पूर्वी तट पर है ये इसके। चिल्का झील की विशेषता यह है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये उड़ीसा में है, और महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महानदी का जो डेल्टा है, महानदी जो डेल्टा बनाती है उसके साउथ में ये है चिल्का झील। अब द्वीप समूह के बारे में पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं हमारे 2 द्वीप समूह हैं भारत की मुख्य भूमि के, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। जो केरल का मालाबार तट है उसके पास लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और ये जो द्वीप समूह है ये प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल पॉलिप्स अल्प समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म पानी में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता रहता है, और प्रवाल की जो है प्रवाल श्राव और प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती रहती है। जैसे प्रवाल के अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता रहता है, एक तरीके के जीव होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट एक जगह इकट्ठा होता रहता है, वो जमता रहता है, और उनकी अस्थियां जो हैं वो भी टीले के रूप में चिपकती रहती हैं, जमा होती रहती हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रवाल रोधिका का सर्वोत्तम उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है, वो प्रवाल से ही बनी हुई है। प्रवाल जो होते हैं, मैंने बताया कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता रहता है, तो उस कैल्शियम कार्बोनेट जो वो चिपकता रहता है, एक जगह इकट्ठा होता रहता है, तो उससे एक द्वीप समूह का निर्माण हो जाता है। बीच में समुद्र के बीच में एक टिगले टाइप का निर्माण हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका द्वीप समूह। जो जो ये आपके लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इनको जो है पहले मिनिकाय, लकाद्वीप और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, और जो इनका ये नया नाम मिला है इनको लक्षद्वीप, ये 1973 में मिला है। और यह सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहाँ की जो राजधानी है वो है कावारत्ती। यहीं से सरकार के सारे कामकाज चलते रहते हैं। प्रशासनिक मुख्यालय जो है वो कावारत्ती है।
प्रशासनिक मुख्यालय का मतलब यही होता है कि सरकार के जो भी सारे सारे काम होते हैं, जो भी सरकारी कार्य काम होते हैं, वो उनकी देखरेख कावारत्ती से होती है। जो भी सरकारी लोग होते हैं या कोई जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो सारे कावारत्ती में बैठ के होते हैं। और इस द्वीप समूह पर बहुत सारे तरीके के जीव जंतु मिलते हैं। और यहाँ पर पिटली द्वीप है एक, जहाँ पर लोग तो नहीं रहते, लेकिन वहां पे एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया है पिटली द्वीप पर। अब हम देख लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ये कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिल जाएंगे। ये बहुत बड़े आकार में हैं और संख्या में भी बहुत सारे हैं, और ये बिखरे हुए हैं, छोटे 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 द्वीप हैं। उनका एक मतलब समूह है, इसलिए इनको द्वीप समूह बोला जाता है। एक द्वीप नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह होता है। इसको जो है दो हिस्सों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये एक नाम हम बोलते हैं अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार कई बार हम बोल देते हैं। तो अंडमान और निकोबार यह है, जो उत्तरी साइड है उसको अंडमान बोला जाता है, और जो दक्षिणी साइड में है उसको निकोबार बोला जाता है। ये जो है द्वीप समूह पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, मतलब जैसे टूटी टूटी हुई पर्वत श्रेणियां हो जाती हैं ना, टूट जाती है और वो इकट्ठी हो जाती हैं एक दूसरे के पास, तो ये बोला जाता है कि ये जो है टूटी हुई पर्वत श्रेणियों के शिखर है। और ये द्वीप समूह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन द्वीप समूह में जो पादप और जंतु मिलते हैं उनमें बहुत वैरायटी होती है, बहुत तरीके के जीव जंतु मिलते हैं। और ये द्वीप जो है विषुवत रेखा के समीप है। विषुवत वृत्त रेखा जो विश्व को दो हिस्सों में बांटती है, 0 डिग्री पर होती है। और यहाँ की जलवायु जो है वो विषुवतीय है, और ये घने वनों से आच्छादित है। अंडमान निकोबार में बहुत सारे वन पाए जाते हैं। ये आकृतिक मतलब जो विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत वर्णन हर विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। हम जानते हैं कि देखो, हमने इस चैप्टर में सभी भूभाग के बारे में पढ़ा। पहले हमने उत्तरी हिमालय के बारे में पढ़ा, उसके बाद उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हमने जो है द्वीप समूह पढ़े, रेगिस्तान के बारे में पढ़ा, और तटीय मैदानों के बारे में पढ़ा, जो हमारे तटीय मैदान हैं। देखिए, सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं और राष्ट्र को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, कहीं पर कुछ पाया जाता है, कहीं पर कुछ पाया जाता है। हिमालय है, हिमालय पे बर्फ़ मिलती है, बर्फ़ पे पिघलकर पानी आता है, नदियाँ बनती हैं। हिमालय हमारी जो है दुश्मनों से रक्षा करता है। उत्तरी मैदानों में कृषि अच्छी होती है, तो हमें अन्न की कमी नहीं होती है। और पठारी जो भाग हैं उनमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं, तो हमें उद्योगों के लिए खनिज की ज़रूरत होती है, तो हमारा वो पूरा होता है। जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें मछली पालन होता है, और जितने भी हमारे जहाज़ वगैरह हैं वहाँ पर आकर रुकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी भौगोलिक आकृतियाँ हैं वो किसी ना किसी प्रकार से सहायक होती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लग रही है तब भी आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।